Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. Friends, in today's video we are going to discuss about the third Anglo-Mysore War that was fought in between 1790 to 1792 and it was fought between Tipu Sultan and Britishers. यानी कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया 1790 से 1792 तक। ठीक है, इसके पहले हमने दो आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा कर ली है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। ठीक है, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए थे, मैंने बताया था आपको। पहला युद्ध 1767 से 69, दूसरा युद्ध 1780 से 84 और तीसरे युद्ध पे हम चर्चा कर रहे हैं 1790 से 92 लड़ा जाएगा और अंतिम युद्ध होगा 1799 में। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है, पहले भी मैंने बताया हुआ है कि जो मैसूर राज्य था उसका उदय कैसे हुआ, पहले भी मैं बता चुका हूं, फिर भी आप एक बार ब्रीफ में देख लीजिए। मैंने ये बताया था कि दिल्ली सल्तनत का समय है और दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश चल रहा है, तुगलक वंश। उसमें तुगलक वंश का एक दूसरा शासक है मोहम्मद बिन तुगलक। उसी के समय दक्षिण भारत में 2 शक्तियां उभर के आती हैं, 2 एम्पायर उभर कर आते हैं। एक है ये विजयनगर साम्राज्य, ये नीचे की तरफ, ठीक है, ये पूरा विजयनगर साम्राज्य है। तो यहां पर है कौन सा, बहमनी किंगडम। ठीक है, बहमनी किंगडम एक मुस्लिम एम्पायर है जबकि विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू एम्पायर है। 1336 में विजयनगर साम्राज्य का उदय होता है और 1347 में बहमनी किंगडम का। होता क्या है कि आगे भविष्य में बहमनी किंगडम कई राज्यों में टूटता है, 5 राज्यों में बेसिकली, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। इसमें से जो 4 राज्य हैं, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, ये आगे कालांतर में क्या करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य को हरा देते हैं, मतलब विजयनगर साम्राज्य का अंत कर देते हैं। एक युद्ध होता है 1565 में, राक्षस तांगड़ी या तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है। वहीं विजयनगर साम्राज्य की इसी युद्ध के बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है और इसी विजयनगर साम्राज्य से एक नया राज्य उभर कर आता है और वही राज्य कौन सा है, वो राज्य है मैसूर। ठीक है, यही राज्य मैसूर है, यहाँ पर यहीं पे विजयनगर साम्राज्य से ही उभर के आता है ये मैसूर राज्य। ठीक है, अब इस मैसूर राज्य का जो वंश स्थापित है वो होता है, वो है वाडियार वंश। और वाडियार वंश के ही समय एक व्यक्ति आता है सैनिक के रूप में, हैदर अली नाम का। सैनिक के रूप में इसकी भर्ती होती है। वाडियार वंश का प्रथम शासक था चिक्का कृष्णराज, तो उसी के समय आता है हैदर अली और उसका रिक्रूटमेंट एक साधारण सैनिक के तौर पे मैसूर की सेना में किया जाता है। और बाद में धीरे धीरे वो बहुत टैलेंटेड है, वो अपने टैलेंट के बल पर वो आगे बढ़ता जाता है, उसका प्रमोशन होता जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि 1761 में वो मैसूर की सत्ता पे काबिज हो जाता है। ये मैं बता चुका हूं, शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, ब्रीफ में। जब यहां पर हैदर अली आ जाता है तो आपको जानना चाहिए, मैंने पहले भी बताया है कि ये जो है मैसूर का क्षेत्र, ये आज का वर्तमान कर्नाटक का क्षेत्र है। जबकि उस समय का कर्नाटक ये वाला क्षेत्र हुआ करता था कोरोमंडल तट, और उसके अंदरूनी भागों को उस समय अंग्रेज कहा करते थे कर्नाटक। और यहीं पर 3 कर्नाटक युद्धों को भी आपने देखा था। ठीक है, उस समय अंग्रेजों की लड़ाई हुई थी फ्रांसीसियों से 3 कर्नाटक युद्धों में और बाद में यहां पर अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को 1760 में जो तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है उसमें वो फ्रांसीसियों की राजनीतिक सत्ता को भारत में खत्म कर देते हैं, उनके वजूद को भारत में खत्म कर देते हैं और एकमात्र यूरोपीय शक्ति उभर के आता है भारत में और वो है अंग्रेज। ठीक है, यानी ब्रिटिशर्स। तो देखिए उस समय का कर्नाटक, ये कंफ्यूज मत होइएगा, कोरोमंडल तट की तरफ उस समय का कर्नाटक, जबकि आज का वर्तमान कर्नाटक जो उस समय का मैसूर था वही आज का वर्तमान कर्नाटक है। ठीक है, तो ये था, आज का वर्तमान कर्नाटक है मालाबार तट की तरफ, उस समय का कर्नाटक किधर था, कोरोमंडल तट की तरफ। यहां तक बात हो गई। तो 1761 में यहां पर कौन है, हैदर अली आ जाता है। और आपको पता है कि 1764 में यहां पर बंगाल में
अंग्रेज बक्सर का युद्ध जीतकर बंगाल में अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित कर चुके हैं। ठीक है, बंगाल में अपनी राजनीतिक सत्ता अंग्रेज स्थापित कर चुके हैं और वो अब अपना विस्तार भारत के अन्य भागों में भी चाह रहे हैं। ठीक है, बेसिकली बक्सर की लड़ाई 1764 में जीतने के बाद इन्हें बंगाल की दीवानी मिल चुकी है अंग्रेजों को। इट मीन्स दे हैव गॉट द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, राजस्व वसूली का इनको अधिकार मिल गया है और इस तरह से इनकी पूरी तरह से राजनीतिक सत्ता यहाँ पे बंगाल में स्थापित है। बंगाल सबसे समृद्धशाली राज्य था उस समय, आप जानते हैं, क्योंकि आपको पता होगा, मैंने बताया भी है कि उस समय मुगल साम्राज्य को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला क्षेत्र बंगाल था। ठीक है, सबसे ज्यादा समृद्धशाली था, हाँ, और इसलिए सबसे ज्यादा राजस्व देता था क्योंकि इधर से गंगा नदी आती थी, इधर से चाइना की तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी आती थी। उसके अलावा इन दोनों नदियों की ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियां भी यहाँ थी। तो एक तरह से बंगाल में नदियों का जाल बिछा हुआ था और इसलिए ये लैंड बंगाल का बहुत ज़्यादा फर्टाइल था। ठीक है, उपजाऊ था, तो आर्थिक दृष्टि से इसका बहुत महत्व था और उसके अलावा ये बंदरगाही क्षेत्र भी था, तो समुद्र के रास्ते व्यापार करने में भी सहूलियत होती थी। तो आर्थिक दृष्टि से इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा था और इसलिए ये सभी यूरोपीय देश जो भारत में आए व्यापार करने के उद्देश्य से, पुर्तगाली या आप उसके बाद डच आए या फिर अंग्रेज आए या फिर फ्रांसीसी आए, सबकी नज़र इस बंगाल के क्षेत्र पर थी और अंत में इस पर अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने में कामयाब होते हैं अंग्रेज। जब यहाँ पर ये बैठ गए हैं अंग्रेज, तो उसके बाद इनकी नज़र कहाँ पे है? वैसे वैसे क्षेत्रों पर जहाँ से इनका ये व्यापारिक लाभ उठा सकते हैं, यानी जिन क्षेत्रों का आर्थिक महत्व ज़्यादा है। और आप जानते हैं कि उस समय दक्षिण भारत में ये जो मैसूर का क्षेत्र है, यहीं पर मालाबार क्षेत्र भी आता है। ठीक है, और ये मालाबार क्षेत्र जो है ये मसालों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आपको याद होगा कि जब आप पुर्तगालियों का आगमन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने बताया था कि यहीं पे वास्को डी गामा पहुँचा था, मालाबार तट पे सबसे पहला यूरोपीय था जो कि पुर्तगाल से पहुंचा था यहाँ पर मालाबार तट पे, और यहाँ से मसालों को, हर्ब्स को यानी जड़ी बूटियों को और सारे चीज़ों को लेकर जब वो वापस जाता है यूरोप, तो वहाँ उसको 60 गुना मुनाफा होता है इससे। तो ये बहुत ज़्यादा समृद्धशाली क्षेत्र था। तो अंग्रेज जब बंगाल में आ गए तो अब ये इस मैसूर के मालाबार क्षेत्र पे अपना नियंत्रण चाहते हैं। ठीक है, और इसके लिए अनुकूल मौके की तलाश कर रहे हैं और यहाँ ये देख रहे हैं कि यहाँ पर मैसूर तो है ही, और यहाँ पर कौन है? यहाँ पर इस क्षेत्र में मराठे हैं। ठीक है, ये मराठों का क्षेत्र है। यहाँ पर निज़ाम बैठा हुआ है, हैदराबाद का निज़ाम। तो इसने देखा कि ये तीनों आपस में, अंग्रेजों ने देखा कि तीनों आपस में लड़ रहे हैं, इन तीनों में मतभेद है। और क्यों मतभेद था? इसका रीज़न ये था कि देखिए ये तीनों तो चाहते ही थे कि अपना मैसूर, मराठा और निज़ाम ये अपने टेरिटरीज का विस्तार तो चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं, लेकिन ये नॉर्थ इंडिया की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि ये बिंद का क्षेत्र है। और बिंद का क्षेत्र कैसा है? ये घने जंगलों वाला है, पहाड़ है, ऊंचे ऊंचे दुर्गम पहाड़ हैं, जंगल है। तो इनको पार करके इनका नॉर्थ इंडिया में एक्सपेंशन जो है वो उतना संभव नहीं है, क्योंकि उस समय ट्रांसपोर्टेशन का वैसा साधन नहीं था कि ये इन जगहों इस बिंद के क्षेत्र को पार करके ये नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत में जा सके। कोई हवाई जहाज थोड़े था। ठीक है, तो इसलिए इधर जाना मुश्किल था, पहुंच भी जाते तो संसाधन नहीं था कि इधर के एडमिनिस्ट्रेशन को ये संभाल पाए। तो ये अपना दक्षिण में ही विस्तार कर रहे हैं और इसी वजह से ये तीनों शक्तियां आपस में लड़ रही हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया था, तीनों शक्तियां, और इसी लड़ाई का फायदा उठाएंगे अंग्रेज और फिर ये चाहेंगे कि मालाबार क्षेत्र पर इनका कब्जा हो जाए। और देखिए अंग्रेज यहाँ भी हैं, अंग्रेज मुंबई में भी हैं, मैंने बताया था, और अंग्रेज इस मद्रास वाले क्षेत्र में भी हैं। यहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी है। तो पहला युद्ध जो हुआ था मद्रास प्रेसिडेंसी और हैदर अली के बीच में यानी मैसूर के बीच में हुआ था। ये मद्रास है, ये कलकत्ता है या बंगाल कहेंगे, बंगाल में ही कलकत्ता था, तो ये बंगाल है, यहाँ मद्रास है। तो आप ये देखेंगे
कि जो पहला युद्ध मैंने बता दिया था आपको कि पहला युद्ध क्यों हुआ था। देखिए 1767 से 1769 तक में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। हैदर अली एंड बी स्टैंड्स फॉर ब्रिटिशर्स, या आप ई लिख दीजिए इंग्लिश, तो हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था। तो हुआ क्या था कि जब 1761 में यहाँ का शासक हैदर अली बन जाता है तो ये बहुत स्ट्रांग है, इसने यूरोपियन पद्धति पे अपने आप को ढालने की कोशिश की है, शास्त्रागार बनाने की कोशिश की है, युद्ध पद्धति को यूरोपियन प्रणाली में ढालने की कोशिश की है, और किया भी इसने। और यहाँ पर इसकी मदद कर रहे थे फ्रांसीसी। देखिए फ्रांसीसी वैसे तीसरे कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों ने उनकी राजनीतिक सत्ता समाप्त कर दी है, लेकिन वो व्यापार तो कर ही रहे हैं। और इस मालाबार क्षेत्र में एक क्षेत्र है माहे, तो माहे पर फ्रांसीसी हैं, और ये माहे आता है मैसूर के क्षेत्र में आता था, ठीक है, ये मैसूर के क्षेत्र में आता था। और जो फ्रांसीसी यहां पर माहे में बैठे हुए हैं, एफ स्टैंड्स फॉर फ्रांस, ये फ्रांसीसी हैदर अली की हर तरह से मदद कर रहे हैं, चाहे वो हथियार बनाने हो यूरोपियन टेक्नोलॉजी के साथ, या फिर अंग्रेजों की कुछ कमियों और खूबियों को बताना हो, तो सारा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अंग्रेज देखिए, एक तो इनमें मनमुटाव है, तो इसका फायदा उठाकर चाह रहे हैं कि इधर हम मालाबार तट पे हम नियंत्रण कर लें। तो पहला कारण इस युद्ध का था, जो पहला युद्ध हुआ, कि मालाबार तट पे ये नियंत्रण करना चाहते थे अंग्रेज। और दूसरा कारण था कि फ्रांसीसी इनके दुश्मन थे अंग्रेजों के, और फ्रांसीसी किसकी मदद कर रहे हैं, हैदर अली की मदद कर रहे हैं, यह भी कारण था। और तीसरा कारण प्रथम युद्ध का था कि देखिए यहीं पर मद्रास प्रेसिडेंसी है, और हैदर अली बहुत शक्तिशाली था, अपने आसपास के क्षेत्रों को यह जीत रहा था, ठीक है। तो इसलिए यहां पर मद्रास के लिए बहुत बड़ा खतरा था, यहां पे जो कर्नाटक के क्षेत्र में ये मद्रास था, इसके लिए बहुत बड़ा। और यहां पर भी अंग्रेज थे, मद्रास में अंग्रेज हैं, बंगाल में तो आ ही चुके हैं, और यहां मुंबई में। तो हुआ क्या कि पहले अंग्रेजों ने हैदर अली के खिलाफ मराठों का और निजाम का एक त्रिगुट बना लिया, ट्रिपल अलायंस। लेकिन हैदर अली बहुत ज्यादा कूटनीतिज्ञ था, उसने इस त्रिगुट को तोड़ दिया, मराठों को और निजाम को अलग कर दिया अंग्रेजों से, और फिर ये मद्रास पे इसने अटैक कर दिया। यहां पर, यहां से बढ़ा ये मैसूर से, और ये पहुंच गया, फिर से देख लीजिए इस तरह से, ये है मैसूर, यहां पे मद्रास है, देखिए ये मद्रास है। अगर तो हैदर अली यहां से मैसूर से निकला और इसने आसपास के क्षेत्रों को जीते, इसने मद्रास पे अटैक कर दिया और हालत खराब कर दिया इसने अंग्रेजों का। और तब जाकर अंग्रेजों की आंख खुली और उन्होंने जाकर मद्रास की संधि कर ली हैदर अली की शर्तों पर। और मद्रास की संधि में क्या था कि एक दूसरे के क्षेत्रों को लौटा देना है, और एक अगर कोई तीसरी शक्ति हमला करती है मैसूर पर या अंग्रेजों पर भी, तो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन ये जो संधि हुई थी मद्रास की 1769 में, ये संधि हैदर अली की शर्तों पे हुई थी, हैदर अली की शर्तों पे हुई थी। और हैदर अली ने अंग्रेजों से युद्ध का हर्जाना लिया था, तो अंग्रेजों के लिए यह अपमानजनक संधि थी। एक चीज याद रखिएगा, हैरी वेरलॉस्ट उस समय गवर्नर था, ठीक है, बंगाल का। ये कई बार आ जाता है, मैंने सब में लिखा है, हैरी वेरलॉस्ट गवर्नर था। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स दूसरे में आ जाएगा, ये गवर्नर जनरल बन जाता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, ठीक है। तो गवर्नर जनरल यहां पे है। वॉरेन हेस्टिंग्स तीसरे युद्ध में आ जाता है कॉर्नवालिस, और चौथे युद्ध में होगा लॉर्ड वेलेस्ली। तो कई बार एग्जामिनेशन में ये मैच करने के लिए, मिलान करने के लिए आ जाता है, ठीक है ना, तो वो ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये मैच अनिर्णित रहा पहला युद्ध, जिसमें कि हैदर अली जो था, हैदर अली ने अंग्रेजों से युद्ध का हर्जाना लिया इस ट्रीटी के तहत, और युद्ध समाप्त हो गया, अनिर्णित रहा, ठीक है। ये मैंने बता चुका हूं। मद्रास की संधि में यह तय हुआ था कि अगर कोई भी तीसरी शक्ति अटैक करती है, उस केस में अंग्रेज हो या मैसूर हो, यानी हैदर अली, वो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन 1771 में मराठों ने क्या किया, इस मैसूर पे जब अटैक किया तो अंग्रेजों ने हैदर अली की मदद नहीं की, और इस बात को लेकर हैदर अली नाराज था। नाराजगी हैदर अली की और बढ़ गई जब ये माहे जो था, इस माहे पर अंग्रेजों ने अटैक कर दिया, ठीक है, अंग्रेजों ने आके कब्जा कर लिया। और माहे जो है
यहाँ पे फ्रांसीसी थे जो हैदर अली के मित्र भी थे और हैदर अली को हर तरह से सहयोग कर रहे थे। ठीक है, तो माहे पर जब कब्जा कर लिया और ये हैदर अली के क्षेत्र में है, मैसूर के क्षेत्र में है, तो हैदर अली से नाराज हुआ। ठीक है, और हैदर अली ने क्या किया उसके बाद कि हैदर अली बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, उसने वो जब मन करता था, जब भी वो अपने हिसाब से चाहता था, मराठों को और निजाम को अपनी तरफ मिला लेता था। तो पहले हैदर अली ने क्या किया, मराठों को और निजाम को अपने में मिलाया और उसने फिर यहाँ कर्नाटक की राजधानी, उस समय की कर्नाटक इधर थी, मैंने बताया है कर्नाटक इधर था उस समय का, ठीक है, कोरोमंडल तट की तरफ। तो उसने कर्नाटक की पे अटैक कर दिया, कर्नाटक पे, और यहाँ उसने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, अंग्रेजी सेना को हरा दिया, जिस अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था कर्नल बेली। तो यहाँ पर आकर हैदर अली हरा देता है, क्योंकि माहे पे अंग्रेजों ने अटैक किया तो इसने हरा दिया। लेकिन बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल से एनफोर्समेंट भेजा आयरकूट के नेतृत्व में, और फिर हैदर अली जो है वो हार जाता है। ठीक है, पोर्ट नोवो का एक युद्ध होता है जिसमें हार जाता है। तो ये दूसरा युद्ध जो था ये पहले फेज में ये 1780 से 1782 तक हैदर अली के नेतृत्व में लड़ा गया, जबकि फिर 82 के बाद 84 तक ये टीपू सुल्तान के नेतृत्व में लड़ा गया। तो देखिए हैदर एंड टीपू वर्सेस ब्रिटिशर्स। तो हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 में, और उसके बाद 2 साल तक किसी तरह से टीपू सुल्तान इस युद्ध को आगे खींचता है। तो आगे देखिए हुआ क्या कि टीपू सुल्तान इस युद्ध की समाप्ति के लिए ये तैयार हो गया बाद में 2 साल के बाद मैंगलोर की संधि करके 1784 में अंग्रेजों के साथ। तो देखिए इसमें ऐसा था कि हैदर अली की तुरंत मौत हो गई थी और टीपू भी अभी शासक के रूप में अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पाया था, प्लस हैदर अली की मृत्यु से सेना का मनोबल गिरा हुआ था। तो यह सोचता था कि सबसे पहले मैसूर को पुनर्गठित कर लिया जाए, मैसूर की सेना में, वहां की जनता में नई ऊर्जा का संचार हो जाए। तो एक तैयारी के साथ वो अंग्रेजों के साथ आगे आए, इसलिए उसने युद्ध को खत्म करना बेहतर समझा। इस वजह से 1782 में जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है तो 82 से 84 तक वो किसी तरह से युद्ध को खींचता है और फिर मैंगलोर की संधि कर लेता है ये अंग्रेजों के साथ। और इसमें कोई खास बात नहीं थी, इसमें बस यही हुआ था कि दोनों एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को लौटा देंगे। और ये तो हमेशा अंग्रेज करते थे, भले मानते नहीं थे कि अगर कोई तीसरी शक्ति अटैक करेगी तो हम आपकी मदद करेंगे। ये टीपू सुल्तान ने भी कहा, अंग्रेजों ने भी कहा। तो यहाँ पर आकर ये बात खत्म हो जाती है। तो ये 2 युद्ध जो थे ये इसमें कोई फैसला नहीं हो पाया था कि मैसूर किसका है। हालांकि हर स्थिति में अंग्रेज जो है वो मैसूर को जीतना चाहते थे। और अब हम आएंगे तीसरे युद्ध की तरफ। ठीक है, इसी को आज हम देख रहे हैं। तो थोड़ा सा मैंने आपको पृष्ठभूमि दे दिया। देखिए ये हमेशा आपको याद रखना है कि कौन कौन गवर्नर था। देखिए हैरी वेरलॉस तो गवर्नर था जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय 1773 के बाद ये बन गया था गवर्नर जनरल, और उसके बाद गवर्नर जनरल होंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम दूसरे युद्ध के बाद तीसरे युद्ध की तरफ। तो यहाँ पर देखिए फिर मैं एक फिगर बना देता हूँ मैप में। तो ये है मैसूर, आप समझ रहे हैं। यहाँ है मराठे, ये मराठों का क्षेत्र है, ये मैसूर। ठीक है, ये मराठे हो गए, मराठा। और यहाँ पर है कौन, तो यहाँ पर है निजाम। ठीक है, और यहाँ पे बंगाल में बैठे हुए हैं अंग्रेज। हाँ, यहाँ पर अंग्रेज हैं। ठीक है, मद्रास में यहाँ पर भी मद्रास में अंग्रेज हैं। यहाँ पर था ना उनका फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, और एक देखिए यहाँ पर एक और क्षेत्र है, इसकी अहम भूमिका होगी यहाँ पर इस थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में, और ये है त्रावणकोर। ध्यान दीजिएगा, त्रावणकोर। ठीक है, ये त्रावणकोर है। यहाँ पे एक क्षेत्र है कोचीन।
ये है कोचीन, कोचीन, ठीक है। इस मैसूर में कौन है? इस मैसूर में है टीपू, यहां पे लिख देता हूं टीपू सुल्तान, ठीक है। तो अब देखिए, ये त्रावणकोर है और यहां कोचीन है। मद्रास में अंग्रेज हैं, बंगाल की दीवानी प्राप्त करके अंग्रेज यहां पर अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित कर चुके हैं। मुंबई में भी अंग्रेज, यहां भी अंग्रेज है मुंबई में, ठीक है ना, मुंबई में भी अंग्रेज है। तो अब यहां पर देखिए, मैंने ये बताया था कि मैंगलोर की संधि हो चुकी है। दूसरा जो युद्ध हुआ वो मैंगलोर की संधि पे खत्म हो गई थी 1784 में। अब क्या होगा कि टीपू हार मानने वालों में से तो था नहीं, इसने एक रणनीति के तहत इस संधि पे हस्ताक्षर किया था ताकि इसको अपने राज्य को पुनर्गठित करने का वक्त मिल सके, और तब वो पूरी तैयारी के साथ अंग्रेजों से भिड़े। अब टीपू क्या करेगा इसके बाद कि टीपू अपने आप को, ये देखिए, टीपू बहुत ज्यादा दूरदर्शी था, ठीक है। हैदर अली जो था वो कूटनीतिज्ञ था, इसका फादर, हाँ, उस जब चाहता था मराठों को और निजाम को अंग्रेजों से अलग कर देता था। पहले और दूसरे युद्ध में मैंने बताया था आपको, ठीक है। हालांकि टीपू हैदर अली की तरह कूटनीतिज्ञ तो नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा वो फार साइटेड था, दूरदर्शी था। उसने देखा कि बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां आकर भारत में व्यापार कर रही हैं, तो इसने सोचा कि हम भी क्यों ना व्यापार करें, ठीक है। तो इसने कंपनी भी बनाई। इसने, टीपू ने, मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं, टीपू ने कंपनी भी बनाई, ठीक है। टीपू ने क्या किया कि कंपनी भी बनाई और इसने एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करना शुरू किया मैसूर से, ठीक है ना। टीपू क्या करेगा, अब देखिए, ये टीपू ने कंपनी बनाई और इसने क्या किया, टीपू ने कंपनी बनाई, इसने विदेशों से व्यापार शुरू किया, व्यापार की शुरुआत कर दी यूरोपियन पद्धति से। जैसे इसने देखा कि यूरोपियंस जो हैं वो व्यापार कर रहे हैं, तो उसने मैसूर से व्यापार करना शुरू किया, और इसके लिए इसने दूसरे देशों के साथ संपर्क भी किया व्यापार के लिए। जैसे कुस्तुनतुनिया था, कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी तुर्कों से संपर्क किया इसने, और फ्रांस से संपर्क किया, ठीक है। तो ये था, इसने कंपनी बनाया, बहुत ज्यादा दूरदर्शी था। यूरोपियन पैटर्न पर इसने व्यापार करना शुरू किया। इसने खुद को नागरिक टीपू कहा, नागरिक टीपू कहा, ठीक है। टीपू, ऐसे टीपू लिखे, टीपू, इसने खुद को नागरिक टीपू कहा। इसके अलावा ये फ्रांस की क्रांति से भी बड़ी प्रभावित था, ठीक है ना। आप जब विश्व का इतिहास पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री, देयर यू स्टडी द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो फ्रांस की क्रांति से बड़ी प्रभावित था, और इसलिए इसने यहां स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया श्रीरंगपट्टम में, मैसूर के जो राजधानी थी इसकी, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, स्वतंत्रता वृक्ष इसने लगा दिया। यही नहीं, ये फ्रांस में जब क्रांति चल रही थी तो वहां बहुत सारे ग्रुप थे। उसी में एक ग्रुप था जैकोबिन ग्रुप, और उसका एक क्लब हुआ करता था जैकोबिन क्लब। तो ये जैकोबिन क्लब का मेंबर भी बना, ये सदस्य बन गया जैकोबिन क्लब, ठीक है। जैकोबिन क्लब का ये सदस्य बन गया। क्या था जैकोबिन क्लब? मैंने बताया कि फ्रांस की जब क्रांति चल रही थी तो वहां अलग अलग ग्रुप बने हुए थे, तो उसमें एक जैकोबिन ग्रुप भी था, उसी का एक क्लब था जैकोबिन क्लब, उसका भी ये मेंबर बन जाता है। यहां तक कि इसने नेपोलियन से भी संपर्क किया, नेपोलियन से संपर्क। अब सोचिए ये कितना दूरदर्शी था, इसने
जैसे इसने देखा कि यहाँ पर पुर्तगालियों ने, डचों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने व्यापार किया, तो इसको भी लगा कि मैसूर के अस्तित्व को अगर बढ़ाना है, मैसूर को ताकतवर करना है, तो इसे भी विदेशों से व्यापार करना होगा। तो इसने शुरू किया, कंपनी एस्टैब्लिश किया यूरोपियन तर्ज पर। ठीक है, इसने खुद को नागरिक टिप्पू कहा, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, जैकोबिन क्लब जो फ्रांसीसी क्लब था वहां का एक ये मेंबर बना, नेपोलियन से संपर्क, और पूरी तरह से मैसूर की व्यवस्था को ये यूरोपियन पैटर्न पे ढालता जा रहा था और अपने आप को शक्तिशाली करता जा रहा था टीपू। और यही बात अंग्रेजों को खटक रही थी। ठीक है, ये बात अंग्रेजों को खटक रही थी कि भाई ये तो शक्तिशाली होता जा रहा है। तो अंग्रेजों ने सोचा कि भाई इसको मौका मत दो, अगर इसको ज्यादा मौका दिया गया तो फिर ये तो बहुत ताकतवर हो जाएगा। ठीक है, तब अंग्रेजों ने एक ट्रिपल अलायंस बनाया। ट्रिपल अलायंस अंग्रेज फिर बनाते हैं। हाँ, इसके बाद अंग्रेज बनाएंगे एक ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस यानी त्रिगुट बनता है। ट्रिपल अलायंस बनता है 1790 में, और ये अलायंस है ब्रिटिशर्स यानी इंग्लिश, मराठा और निजाम, इनका त्रिगुट यहां पे बनके तैयार हो गया। अंग्रेजों ने एक त्रिगुट बना लिया। अब यही बात मैं बता रहा था कि टीपू तो हैदर अली के कंपैरेटिवली बहुत पढ़ा लिखा था, वो दूरदर्शी भी बहुत था, वो राज्य की अपनी व्यवस्था जो है यूरोपियन पैटर्न पे करता जा रहा था और शक्तिशाली होता जा रहा था। लेकिन एक बेसिक डिफरेंस था हैदर अली और टीपू सुल्तान में। हैदर अली बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था, लेकिन टीपू उस स्तर का कूटनीतिज्ञ नहीं था। हैदर अली ने अपने मन के मुताबिक जब चाहा मराठों को और निजाम को अंग्रेजों से अलग कर दिया। जब भी अंग्रेजों ने क्या किया, मराठों और निजाम के साथ उसने तिकड़ी बनाई अंग्रेजों ने, तो हैदर अली बड़ी ही चालाकी से इनको कुछ ना कुछ लालच देकर मराठों को, निजाम को अंग्रेजों से अलग करके अंग्रेजों को अकेला कर देता था और फिर वो अटैक करता था अंग्रेजों पे और उनको परेशानी में डाल देता था। टीपू ऐसा नहीं कर पाता था। टीपू के पास इस तरह की कोई चाल नहीं थी। ठीक है, हाँ दूरदर्शी जरूर था। टीपू ने जब देखा कि 1790 में अंग्रेज जो हैं ये बना चुके हैं, तो अंग्रेजों इसको लग रहा था कि ये अटैक कर सकते हैं। अंग्रेज इसको मौका देना नहीं चाहते थे ज्यादा। और फिर हुआ क्या कि जब टीपू ने देखा कि ये बन गया, तो ऐसा लगने लगा था कि अब अंग्रेज जो है बहाना ढूंढ रहे हैं। तभी एक बड़ी घटना होगी। देखिए, इनका अलायंस तो यहां बन के तैयार है 1790 में, और अंग्रेज बहाना भी ढूंढ रहे हैं कि कोई बहाना मिले जिससे कि ये टीपू पे हमला। देखिए, वैसे तो कोई ना कोई तो बहाना ढूंढना पड़ेगा आक्रमण करने के लिए। इनका त्रिगुट तैयार है, ट्रिपल अलायंस तैयार है, लेकिन कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। और उनको एक बहाना तब मिलता है जब टीपू जो है वो अटैक करता है। देखिए यहां पर ये जो त्रावणकोर है, इस त्रावणकोर पर टीपू का अटैक होता है। टीपू यहां पर अटैक कर देता है। और ये क्यों अटैक किया, देखिए समझते रहिएगा। यहां पर मैंने सब ब्रीफ कर दिया है। इस समय आप देख रहे हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का गवर्नर कौन है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। रीजन क्या है, तो टीपू ने अटैक किया था त्रावणकोर पर। टीपू ने एक तो भाप लिया था कि अंग्रेज इसके खिलाफ तैयारी कर रहे हैं, हालांकि तैयार नहीं है अभी। टीपू अपने आप को और ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है। लेकिन बीच में एक बात ऐसी होती है कि देखिए ये त्रावणकोर का क्षेत्र है, और ये त्रावणकोर, और यहां पर कोचीन है, मैंने बताया ये कोचीन टीपू के क्षेत्र में है, टीपू का संरक्षित राज्य है। और त्रावणकोर जो है ये अंग्रेजों द्वारा इसको प्रोटेक्शन मिल रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये त्रावणकोर क्या करता है, कोचीन से कुछ द्वीप खरीद रहा है। 2 द्वीप खरीद रहा था, आइलैंड खरीद रहा था। इस कोचीन से त्रावणकोर द्वीप खरीद रहा था इससे,
ये द्वीप खरीद रहा था, दो द्वीप खरीद रहा था, 2 द्वीप ये खरीद रहा था। और इसकी खबर जब टीपू को मिलती है तो थोड़ा नाराज होता है। क्यों बेच रहा था? हो सकता है इसको धन उनकी जरूरत होगी, पैसे वैसे की, तो ये बेच रहा है त्रावणकोर को। त्रावणकोर के राजा से तब ये नाराज होता है। कौन? टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान जो है ये कहता है भाई ये तो मेरे क्षेत्र में आता है, मेरा संरक्षित राज्य कौन सा है? कोचिन, मेरा संरक्षित क्षेत्र है, और यहां से बिना मेरे परमिशन के ये बेचा जा रहा है और ये खरीद भी रहे हैं। हाँ, त्रावणकोर ये खरीद भी रहा है, ठीक है। तो अब जो है ये नाराज होगा टीपू, और टीपू जो है इस त्रावणकोर पे अटैक कर देता है। टीपू इस त्रावणकोर पे अटैक कर देगा, और त्रावणकोर जो है किसका संरक्षित राज्य है? ये है अंग्रेजों द्वारा संरक्षण इसको मिल रहा है। तो जब टीपू इस त्रावणकोर पे अटैक कर देगा तब अंग्रेज, यही तो बहाना ढूंढ रहे थे, अंग्रेजों को बहाना मिल जाएगा और इनकी तिकड़ी यहां पर तैयार है। अब अंग्रेज क्या करेंगे कि टीपू पर हमला करेंगे। टीपू इसके लिए तैयार नहीं है। देखिए, अब मैंने बताया कि टीपू इस कूटनीति में सक्षम नहीं है कि ये मराठों को, निजाम को अलग कर दे, जैसा कि अक्सर हैदर अली करता आया था, इसका पिता। अब देखिए, यहां अंग्रेज हैं, मराठा है, यहां निजाम है, इधर त्रावणकोर है, इधर भी अंग्रेज हैं। टीपू बिल्कुल घिरा हुआ है। अटैक इस पे हो जाता है, हाँ, टीपू पे। सब मिलके अटैक करेंगे मैसूर पे, तो क्या होगा? बिल्कुल घिर जाएगा। टीपू इसके लिए तैयार नहीं है, और अंत में इसमें क्या होगा कि टीपू की हार हो जाएगी। ठीक है, तो यही थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध होगा। ये मराठा, ब्रिटिश, मराठा और निजाम मिलके अटैक कर रहे हैं। कहां पे? मैसूर पे। ये तीनों मिलके ये मैसूर पे अटैक कर रहे हैं। हाँ, ये अटैक कर रहे हैं। हाँ, ये अटैक कर रहे हैं, अटैक्ड कहां पे? मैसूर पे। और इसमें टीपू की हार हो जाएगी इस युद्ध में, क्योंकि बिल्कुल ये घिर चुका है। ठीक है, और ये हार टीपू के लिए बहुत ज्यादा अपमानजनक थी। ये मैं अभी बताऊंगा। तो देखिए, यही मैंने बताया कि रीजन क्या था। तो टीपू ने अटैक कर दिया था त्रावणकोर पे। जब टीपू ने त्रावणकोर पे अटैक कर दिया, क्यों किया था भाई? तो कोचिन से ये त्रावणकोर 2 आइलैंड यानी कि द्वीप खरीद रहा था, और इस बात को लेकर टीपू नाराज हो गया, क्योंकि कोचिन इसके क्षेत्र में आता था। बिना इसके परमिशन के ना त्रावणकोर खरीद सकता है, ना कोचिन बेच सकता है, ऐसा इसका मानना था। और त्रावणकोर पे जब अटैक करेगा तो ये अंग्रेजों द्वारा संरक्षित राज्य था त्रावणकोर। अंग्रेज इसी मौके की तलाश में थे, त्रिगुट बना के बैठे हुए हैं 1790 में ही। ठीक है, तो क्या होगा? ये मैसूर पे अटैक करेंगे और टीपू की यहां पे हार हो जाती है, और इस हार के बाद टीपू को एक अपमानजनक संधि करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या देखा, आप एक बार देख लीजिए जरा। इसके बाद हम उस संधि पे, इस हार के बाद एक संधि होगी। हाँ, इस हार के बाद ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, एक संधि होगी, श्रीरंगपट्टम की संधि, श्रीरंगपट्टम की संधि। और इस संधि में टीपू के लिए अपमानजनक था, क्योंकि इसका आधा क्षेत्र इसमें चला जाएगा। और ये देखिए, आधा क्षेत्र भी टीपू लूज कर देगा। अभी मैं बताऊंगा कि ये आधा क्षेत्र अपना, इसमें टीपू क्या करेगा? मैसूर जो है, मैसूर का लगभग हाफ पार्ट ये लूज कर देगा। हाफ पार्ट जो है, ये हाफ पार्ट लॉस्ट, लूज कर देगा। बांट लेंगे ये सब, क्योंकि इन्होंने पहले ही, जो इन्होंने अंग्रेजों ने ट्रिपल अलायंस बनाया था, तो मराठों और निजाम को कहा था कि भाई मैसूर को मिल बांट के खाएंगे। ठीक है, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको पूरा मैसूर में से आपको क्षेत्र देंगे, अच्छा खासा क्षेत्र देंगे। तो आधा मैसूर टीपू सुल्तान ने लूज कर दिया, और 3 करोड़ का हर्जाना भी अंग्रेजों को दिया। लगभग 3 करोड़, लगभग 3 करोड़ से ज्यादा ही। ठीक है, 3 करोड़ से ज्यादा, आप लिखिए 3 करोड़ से ज्यादा
युद्ध हर जाना, युद्ध हर जाना दिया अंग्रेजों को, टीपू ने दिया। और टीपू के 2 पुत्र बंधक रखे गए। कहां पे? अंग्रेजों। युद्ध हर जाना किसे दिया? युद्ध हर जाना दिया अंग्रेजों को, अंग्रेजों को गया। और 2 पुत्र बंधक किसके पास? तो अंग्रेजों के पास, क्योंकि ये किस्तों में जाना था, ये जो हर जाना था, तो जब तक वो किस्त पूरा नहीं होता है 2 पुत्र उसके बंधक रहेंगे। तो ये 3 चीजें हुई। अभी मैं डिटेल में यहां लिखवा दूंगा, ठीक है, कैसे कैसे बटा था, कैसे कैसे ये मैसूर का आधा पार्ट इस संधि के तहत खो गया। और इस संधि के तहत आप देखेंगे कि मराठों को कौन सा क्षेत्र मिला, अंग्रेजों को कौन सा मिला और निजाम को कौन सा मिला, ये मैं बताऊंगा। तो तत्काल अभी हम पहले एक बार देख लें कि क्या हुआ था। तो यहां पर जब आप देख रहे हैं, हमने यहां पे आपको याद क्या रखना है कि पहले तो समय याद रखना है 1790 से 1792। इसके समय पूछा जा सकता है कि जब 3rd एंग्लो मैसूर युद्ध हो रहा था तो उस समय कौन था गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। रीजन क्या था? तो रीजन में मैंने बताया कि टीपू ने कहां पे अटैक किया था? त्रावणकोर पे अटैक किया था। रीजन क्या था? त्रावणकोर का जो राजा है, किंग है, वो कोचीन से 2 आइलैंड खरीद रहा था बिना टीपू के परमिशन से, और कोचीन आता था मैसूर के क्षेत्र में, यानी टीपू के क्षेत्र में। हाँ, युद्ध टीपू वर्सेस ब्रिटिशर्स हुआ था, ये आप जानते ही हैं। और एंड कैसे हुआ था? तो श्रीरंगपट्टम की संधि हो गई थी। कब? 1792 में ये संधि होगी। आप यहां पर लिख सकते हैं कि 1792 में श्रीरंगपट्टम की संधि होगी, 1792 में। और इस संधि में क्या क्या हुआ था कि मैसूर ने अपना, टीपू सुल्तान ने अपना आधा राज्य खो दिया। 3 करोड़ से ज्यादा युद्ध हर्जाना अंग्रेजों को देना पड़ा, ठीक है, 3 करोड़ से ज्यादा युद्ध हर्जाना उसने दिया। श्रीरंगपट्टम की संधि में क्या क्या हुआ था? मैसूर ने अपना आधा पार्ट खो दिया, लूज कर दिया। 3 करोड़ ओवर 3 करोड़ रुपीज, 3 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया आप कर लीजिएगा, ये रुपीज है, 3 करोड़ रुपया, 3 करोड़ से ज्यादा युद्ध हर्जाना दिया। किसे दिया? अंग्रेजों को दिया। और टीपू के 2 पुत्र बंधक बनाए गए। पूछा जाता है श्रीरंगपट्टम की संधि में क्या क्या हुआ। अब कैसे कैसे बंटवारा होगा ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी आप रुक जाइए। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। श्रीरंगपट्टम की संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1792 में इसी संधि के साथ तीसरे आंग्ल मैसूरी युद्ध का अंत हो जाएगा। तो ये आपने देख लिया। उसके अलावा आपको जो भी चीजें हैं यहाँ पर, प्रथम युद्ध के बारे में कब से कब तक हुआ, किसके किसके बीच हुआ, तो हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच। गवर्नर इस समय कौन था? तो हैरी वेरलॉस्ट। कैसे हुआ, किस ट्रीटी से एंड हुआ? तो मद्रास की ट्रीटी से। 1769 में मद्रास की ट्रीटी हुई थी। किसके किसके बीच? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। और दूसरा युद्ध 1780 से 84 के बीच। हैदर अली और टीपू इसमें शामिल थे अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। तो हैदर अली के नेतृत्व में 80 से 84 तक युद्ध होता है, 82 तक युद्ध होता है। और फिर जो युद्ध होगा वो टीपू सुल्तान के नेतृत्व में 82 से 84 तक। इस समय गवर्नर कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल हो गया था। ये पहले गवर्नर बना और फिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ये गवर्नर जनरल हो जाता है। इस युद्ध का अंत होता है मैंगलोर की संधि के साथ, जबकि तीसरे युद्ध का अंत होगा श्रीरंगपट्टम की संधि के साथ। तीसरे युद्ध का अंत होगा श्रीरंगपट्टम की संधि जो होगी 1792 में, तो इसके साथ होगा। तो यहां से जो सवाल आपको बन रहा है, अच्छा टीपू के बारे में कुछ पूछा जा सकता है आपको कि किस तरह से उसने यूरोपीय पैटर्न पर अपने राज्य की व्यवस्था की, राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारा। तो आप देखिए, विदेशों से व्यापार शुरू किया, कंपनी भी बनाई, ठीक है, यहां से मैसूर से कंपनी बनाकर विदेशों से व्यापार करता था, ठीक है। खुद को नागरिक टीपू कहा। यह स्वतंत्रता वृक्ष श्रीरंगपट्टम में लगाता है, ट्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। फ्रांस की क्रांति से बहुत ज्यादा प्रभावित था, तो ये फ्रांस का एक क्लब है जैकोबिन क्लब, वहां का भी मेंबर बना। यह आता है सवाल कि किस क्लब का मेंबर बना था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो जैकोबिन क्लब। ये जैकोबिन क्लब कहां का क्लब था? तो फ्रांस का। किससे संबंधित था? फ्रांस की क्रांति से। और इसने नेपोलियन से भी टीपू ने संपर्क किया था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सब बातें हैं, आपको याद रखना है,
ठीक है। श्रीरंगपट्टम की संधि कब हुई थी? तो 1792 में। किसके किसके बीच? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। इसमें हुआ क्या था? हाँ, किसके लिए अपमानजनक थी? टीपू के लिए। क्यों? क्योंकि टीपू ने इसमें अपना आधा राज्य खो दिया था। इसको 3 करोड़ रुपए से ज्यादा युद्ध हर्जाना अंग्रेजों को देना पड़ा था। और टीपू के 2 पुत्र बंधक भी बनाए गए थे। किसके पास? अंग्रेजों के पास। तो क्यों बंधक बनाए गए थे? ये इसलिए बंधक बनाए गए क्योंकि ये जो 3 करोड़ से ज्यादा का जो युद्ध हर्जाना है, ये किस्तों में जाना था, इंस्टॉलमेंट में जाना था। तो जब तक ये किस्त पूरे नहीं होंगे तब तक इसके 2 पुत्र जो होंगे वो अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में रहेंगे। तो एक तरह से टीपू के लिए ये अपमानजनक संधि थी और इस तरह से श्रीरंगपट्टम की संधि के साथ ये युद्ध खत्म होगा। ठीक है, बाकी मैंने बता ही दिया। हाँ, कैसे युद्ध शुरू हुआ भाई? तो 1790 तक इन्होंने अंग्रेजों ने त्रिगुट बना लिया। उसके बाद ये बहाना ढूंढने लगे कि कैसे टीपू सुल्तान पे अटैक किया जाए। तो इनका एक संरक्षित राज है त्रावणकोर, अंग्रेजों का संरक्षित राज। त्रावणकोर से, ये त्रावणकोर अंग्रेजों का संरक्षित राज है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये अंग्रेजों को का प्रोटेक्शन मिल रहा है इसको, ठीक है। यहाँ पे ये अंग्रेज हैं, समझ लीजिए, एक तरह से अंग्रेज हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अंग्रेजों का समर्थन मिल रहा है इसको। और ये त्रावणकोर का राजा जो है कोचीन, जो कि मैसूर टीपू सुल्तान के क्षेत्र में आता था, वहां से ये 2 द्वीप खरीद रहा है, जिसको लेकर टीपू सुल्तान नाराज होता है और ये हमला करेगा त्रावणकोर पे, जो कि अंग्रेजों के द्वारा संरक्षित राज्य है। अंग्रेज बहाना ढूंढ रहे थे, इसी बहाने से ये पहले से ही बहाना ढूंढ ही रहे थे, त्रिगुट बनाकर, ट्रिपल अलायंस बनाकर ये हमला करेंगे और ये श्रीरंगपट्टम का युद्ध होगा, जहां पे टीपू की हार हो जाएगी। और अपमानजनक संधि के साथ, ये अपमानजनक संधि थी श्रीरंगपट्टम की, और इसके साथ साथ आप देखेंगे टीपू अपना आधा राज्य खो बैठेगा। कैसे राज्यों का बंटवारा होता है ये मैं अभी बताऊंगा। तो पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब देखते हैं कि श्रीरंगपट्टम की जो ट्रीटी हुई, यानी श्रीरंगपट्टम की जो संधि हुई टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच, वो उसमें मैसूर का बंटवारा कैसे हो गया। देखिए, यही ट्रीटी है श्रीरंगपट्टम की और इसी में होगा क्या? मैसूर का बंटवारा। मैसूर का बंटवारा। अब देखिएगा यहां पर मैसूर का बंटवारा कैसे होता है। तो यहां पर देखिए मैसूर के बंटवारा कैसे होगा भाई? तो इसमें कुछ क्षेत्र अंग्रेजों को मिलेगा। तो अंग्रेजों को कौन कौन सा क्षेत्र मिल रहा है जरा देखिए। अंग्रेजों को मिलेगा मालाबार। अब देखिएगा, मालाबार ये है मैसूर, यही मैसूर है और ये मालाबार वाला क्षेत्र जो है ये अंग्रेजों के पास चला जाता है। ये मालाबार क्षेत्र जो है अंग्रेजों के पास चला गया, ठीक है, मालाबार क्षेत्र चला गया। वैसे ही यहीं पर है बारह महल, ठीक है, और डिंडीगुल। अब देखिए डिंडीगुल में ही, यहीं पे मैसूर में 12 महल और डिंडीगुल का क्षेत्र भी है मैसूर में ही, और ये मालाबार भी चला गया, ठीक है, 12 महल और डिंडीगुल चला गया। आपको मैं बताऊं कि डिंडीगुल बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र था। क्योंकि यहीं पर शस्त्रागार था, जिसे हैदर अली ने, मैंने बताया था जब पहला युद्ध पढ़ा रहा था उसी समय बताया था कि हैदर अली जब 1755 में डिंडीगुल का प्रशासक बनता है तो वहां उसने यूरोपियन टेक्नोलॉजी के साथ फ्रांसीसियों की मदद से शस्त्रागार डेवलप किया था, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट था मैसूर के लिए, लेकिन टीपू ये खो देता है, अंग्रेजों को चला जाता है। मालाबार आप जानते ही हैं आर्थिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ, मसालों के लिए बहुत ये मशहूर था। और जब सबसे पहले पुर्तगाली यानी यूरोपियंस जो सबसे पहले आए थे, तो पहला यूरोपियन आपको पुर्तगाली था वास्को डी गामा, और वो मालाबार तट पे ही पहुंचा था और यहीं से मसाले वसाले लेके गया था।
हाँ, कालीकट पहुंचा था वास्को डी गामा, यहीं से मसाले यानी स्पाइसेस, हर्ब्स, जड़ी बूटियां और भी चीजों को लेकर गया और करीब करीब 60 गुना मुनाफा कमाया था उसने। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र अंग्रेजों के पास आ गया इस मैसूर का। ठीक है, उसके बाद देखिए मैसूर के बाद मराठों को क्या मिला। यहां मराठे थे ना, यहां मराठे थे, देखिए ये मराठे हैं, यहां पर मराठा है और यहां पर निजाम है। ठीक है, ये मैसूर है, मैसूर है। अब देखिए मराठों को क्या मिला, तो मराठों को देखिए तुंगभद्रा नदी के उत्तर का क्षेत्र, तुंगभद्रा नदी के उत्तर का क्षेत्र मिला मराठों को। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के उत्तर का क्षेत्र, नॉर्थ ऑफ द तुंगभद्रा रिवर। अब देखिए यहां पर, आप यहां पर देखेंगे इस मैसूर में, यहां पर देखिए यही, यहां से आप देखेंगे तो ये है, यहां पर देखेंगे तो ये यहां पर, तो यहां पर ये कृष्णा नदी है और ये है तुंगभद्रा नदी, ये तुंगभद्रा नदी है। तो तुंगभद्रा नदी के उत्तर का क्षेत्र यानी ये चला गया, इस तरह का कुछ क्षेत्र होगा जो कि चला गया होगा मराठों के पास। तो मराठे आके यहां पे बैठ जाएंगे। अब ये कृष्णा नदी है और ये जो क्षेत्र है यहां पर नीचे देखेंगे तो कृष्णा इधर है, ये कृष्णा नदी है। ठीक है, और कृष्णा, और यहां पे है पेन्नार नदी, यहां पे पेन्नार नदी है, पेन्नार नदी, पेन्नार नदी। तो कृष्णा नदी और पेन्नार के बीच का जो क्षेत्र था, इस तरह का कुछ क्षेत्र, ये मैसूर का क्षेत्र कहां चला गया, ये निजाम के पास चला गया। तो कृष्णा नदी और पेन्नार नदी के, यहां पर लिख दीजिए निजाम, यहां पर निजाम मैंने नहीं लिखा, लिखिए निजाम को क्या गया भाई, निजाम को, इस निजाम को, तो यहां पर भी मैंने लिखा मराठों को क्या गया, देखिए मराठा, यहां पे मराठे हैं, यहां पे निजाम है। तो कृष्णा नदी और पेन्नार नदी के बीच का क्षेत्र, ठीक है ना, रीजन बिटवीन कृष्णा एंड पेन्नार। तो देख लीजिए, अगर आपको थोड़ा सा और भी कंफ्यूजन हो तो यहां पर देखिए, जब आप मैप बनाएंगे ना, ये मैप बनाया, ये है, यहां से देखेंगे तो ये है कृष्णा नदी, ये है तुंगभद्रा नदी, और यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर इस तरह से पेन्नार नदी निकलती है, ये तुंगभद्रा नदी है। तो तुंगभद्रा नदी के उत्तर का क्षेत्र, यहां पर देखिए ये तुंगभद्रा नदी है, इसके उत्तर का क्षेत्र दे दिया गया, ये तुंगभद्रा नदी है, इसके उत्तर का क्षेत्र दे दिया गया, नॉर्थ ऑफ द तुंगभद्रा, किसको, मराठों को, यहां मराठों को, और ये कृष्णा नदी है और ये पेन्नार नदी है, इसके बीच का जो मैसूर का क्षेत्र था वो चला गया निजाम के पास। ठीक है, ये चला गया निजाम के पास, और अंग्रेजों के पास तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस चला गया, मालाबार, बारामहल और डिंडीगुल। मालाबार मसालों के लिए, जिसके लिए अंग्रेजों की नजर शुरू से ही थी, हैदर अली के समय से ही, और यह प्रमुख कारण भी था मालाबार का क्षेत्र प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का। और मालाबार कब मिलता है इनको, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है, तो अंग्रेजों के पास मालाबार, डिंडीगुल, जहां पर महत्वपूर्ण शस्त्रागार है, यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने हुए हथियार वहां पे ये मिल गया, और बारामहल का क्षेत्र। तो एक तरह से देखेंगे तो मैसूर लगभग आधा बच गया। ठीक है, ये आधा मैसूर तो चला गया, ये आधा मैसूर, अब इतना ही मैसूर बच गया, किसके पास, टीपू के साथ, और इसी को लेकर वो अगली लड़ाई में जाएगा। हाँ, इन द फोर्थ एंड लास्ट मैसूर वार 1799 में होगा, और वहां टीपू की मौत हो जाएगी, और इस तरह से मैसूर राज्य का अंत हो जाएगा। अगले वीडियो में
हालांकि छोटा होगा, लेकिन मैं चूंकि पृष्ठभूमि लेते हुए आता हूं तो आपके तीनों युद्ध वहां रिवाइज हो जाएंगे और चौथे युद्ध की हम चर्चा कर लेंगे। तो यहां पर आपने देखा कि श्रीरंगपट्टम की जो संधि होती है 1792 में, तो आपको याद रखना है कि 1792 में जो श्रीरंगपट्टम की संधि हुई है तो उसमें मैसूर का बंटवारा हो गया। अंग्रेजों को मालाबार मिला, 12 महल मिला और डिंडीगुल मिला। आता है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मराठों को क्या मिला भाई? तो तुंगभद्रा का नदी के उत्तर का क्षेत्र, रीजन नॉर्थ ऑफ तुंगभद्रा रिवर, ये तुंगभद्रा रिवर यही है और इसके नॉर्थ का क्षेत्र मिल गया इन मराठों को, ये मराठों को चला गया। जबकि निजाम को कृष्णा और इस पेन्नार नदी के, ये पेन्नार नदी से पेन्नार नदी के बीच का क्षेत्र जो है किसको मिल गया? निजाम को मिल गया। तो इस तरह से मैसूर काफी कम बच गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मराठों को क्या मिला? रीजन नॉर्थ ऑफ तुंगभद्रा। निजाम को क्या मिला? रीजन बिटवीन कृष्णा रिवर एंड पेन्नार रिवर। तो यहीं पे मैंने बता दिया, ये कृष्णा रिवर, ये तुंगभद्रा रिवर, ये पेन्नार रिवर। तो इससे आप मैप में देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाएगा एग्जाम में कि अंग्रेजों ने मैसूर का बंटवारा कैसे कैसे किया। और मैं आपको बता दूं कि ये वही रीजन है, अंग्रेजों ने एक तरह से देखिए तो मराठों को और निजाम को बेवकूफ बनाया, कुछ दिया नहीं। ये वही रीजन है जिसके लिए मराठे और निजाम शुरुआती दौर से ही आपस में लड़ रहे थे। तो इससे इनका लड़ना थोड़े बंद हो जाएगा। इन्होंने तो वही विवादित क्षेत्र इनको दे दिया, इनको मूर्ख बना दिया। और इस तरह से इस युद्ध के बाद ये जो उस समय गवर्नर जनरल है लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसने क्या कहा था? ध्यान दीजिएगा कि वी हैव इफेक्टिवली क्रिपल्ड आवर एनिमी विदाउट मेकिंग आवर फ्रेंड्स टू फॉर्मिडेबल। यानी कि हमने अपने दोस्तों को मजबूत किए बगैर, शक्तिशाली बनाए बगैर हमने क्या किया? अपने दुश्मन को नेस्तनाबूद कर दिया। ये कहा था कॉर्नवालिस ने। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये कथन किसने कहा था, पूछ देगा ये कथन किसका था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का। किस युद्ध के बारे में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये अपना कथन, ये स्टेटमेंट दिया था? तो थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध के समय के बारे में ये अपना इसने दिया था स्टेटमेंट। फिर से सुन लीजिए अंग्रेजी में, वी हैव इफेक्टिवली क्रिपल्ड आवर एनिमी विदाउट मेकिंग आवर फ्रेंड्स टू फॉर्मिडेबल। यानी कि हमने अपने दोस्तों को शक्तिशाली बनाए बगैर ही अपने दुश्मन को नेस्तनाबूद कर दिया। किसने कहा था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है उस समय गवर्नर जनरल था। और श्रीरंगपट्टम की संधि क्या थी भाई? तो एक तो बंटवारा हो गया, मैसूर आधा खो दिया किसने? टीपू सुल्तान ने। और उसके बाद क्या होगा? 3 करोड़ से ज्यादा, 3 करोड़ रुपए से ज्यादा अंग्रेजों को टीपू ने क्या दिया? हरजाना दिया, युद्ध का हरजाना। और चूंकि ये हरजाना, जो युद्ध हरजाना जाना था, वो किश्तों में जाना था, तो इसके लिए उसे अपने 2 पुत्रों को बंधक भी रखना पड़ा था अंग्रेजों के पास। जब ये किस्त पूरे हुए तो वो 2 पुत्र छूट कर आ गए थे, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए, आपसे पूछ दिया जाए कि श्रीरंगपट्टम की जो संधि थी, किस तरह की संधि थी? सम्मानजनक थी टीपू के लिए? अपमानजनक थी? बिल्कुल अपमानजनक थी। जब टीपू अपने आधे राज्य को खो देता है, ये पूरा मैसूर जो है, एक तरह से देखेंगे, ये मैसूर का क्षेत्र जो है, ये मैसूर का क्षेत्र, ये मालाबार खत्म हो गया। इधर का ये नॉर्थ आप देखेंगे तो ये नॉर्थ वाला पूरा खत्म हो गया। इधर का कुछ क्षेत्र आपको किसने ले लिया? निजाम ने ले लिया। तो ये क्या बच गया? मैसूर, यही तो बच गया। तो अब मैसूर रह कहाँ गया? आधा मैसूर खत्म हो गया तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। और अगले युद्ध में आप देखेंगे कि मैसूर का पूरी तरह से खात्मा कर देंगे अंग्रेज और टीपू की मृत्यु भी इसमें हो जाएगी। उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तीनों युद्धों को एक बार फिर से पृष्ठभूमि में रखते हुए और हम अंतिम युद्ध को देख लेंगे। आपका आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो खत्म हो जाएगा। आप
चाहे तो ले सकते हैं एक स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. जय हिंद।